या तो मेंटल वर्क हो रहा है या फिजिकल वर्क हो रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ये जो है वर्क डन नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग द्वारा किया गया जो वर्क डन है, स्प्रिंग फोर्स द्वारा जो किया गया वर्क डन है, वो नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम किसी बॉडी पर वर्क डन कर रहे हैं तो उस बॉडी की एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाए या उस बॉडी की एनर्जी में डिक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी हम इस बॉडी पर वर्क डन कर रहे हैं तो हम कोई एनर्जी लगा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े और सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म इस पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पर, जहां पर मैं आलोक चौबे आप सभी का वेलकम करता हूं। तो भाई जय श्री राम के नारे तो हर जगह गूंज रहे हैं पूरे इंडिया में। दिवाली मन रही है, अब दिवाली तो मन गई है और फिर से हम एक दिवाली मनाने वाले हैं, पर उस दिवाली तक पहुंचने से पहले बीच में आने वाले हैं हमारे एग्जाम, और उस एग्जाम की तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए ये जो आपका स्प्रिंट नामक एक बैच है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने हर एक चैप्टर का सिंगल शॉट यानी वन शॉट वीडियो है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। और इसी क्रम में बच्चा लोग, हम लोगों ने फिजिक्स वाला जो अपना पोर्शन था उसको स्टार्ट किया था, और मैंने यानी आपके दोस्त आलोक चौबे ने 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला आपका मोशन, दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा था ग्रेविटेशन, और आज हम लोग अपना क्लास 9th फिजिक्स का 4th चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी नामक चैप्टर है बच्चा लोग, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन मैंने देखा सभी लोग कह रहे थे सर वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। तो भाई लो आ गया वर्क एंड एनर्जी। अब इस चैप्टर को भी हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए इस चैप्टर में बहुत कम चीजें, लिमिटेड चीजें हैं, क्वेश्चंस है इसमें, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम डील भी करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस चैप्टर को, जिसको हम वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। वन शॉट यानी एक सिंगल लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए जय श्री राम, जय हनुमान का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की, फिर एनर्जी की, एंड देन पावर की। और हां देखो बच्चा लोग, 3 चैप्टर हो गए हैं, आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि आपसे कहा गया है। यानी जब आपसे क्वेश्चन पूछे गए आपने उसके आंसर दिए, जब आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया आपने उसका जवाब दिया। वैसे ही यहां पर भी करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और उसके बाद जो सवाल आपसे पूछे जाए, जो सवाल यहां पर आपको दिखाए जाएंगे, उन सवालों को सॉल्व करना है और उनके आंसर बताना है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चा वर्क से। वर्क क्या होता है? हम कहते हैं ना, अरे यार मम्मी आज बहुत काम कर लिया, अब मैं थक गया हूं, अब मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, धनिया लेने पापा को भेज दो। मार्केट नहीं जाऊंगा, धनिया लेने में थक गया हूं। अच्छा बेटा किया क्या था तुमने? अरे सर मैंने 3 घंटे एक मूवी देखी, उसके बाद जैसे ही मैं उठा मैंने 5 रोटी खाई और फिर मैंने 2 घंटे की एक मूवी देख ली, तो मैंने सर बहुत सारा काम कर लिया। अच्छा ये आपके हिसाब से काम है, पर अगर फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो आपने 0 वर्क डन किया, कोई काम नहीं किया, फिर भी आप थक गए हो। ओ भाई साहब, सर मैंने पढ़ाई की है आज कुल मिला के सर पूरे पौने 7 मिनट पढ़ाई की है सर, और मैं थक गया हूं। अच्छा पौने 7 मिनट की पढ़ाई में आप थक गए हो, बट वो आपके हिसाब से काम है, क्या वो फिजिक्स के हिसाब से काम है? नहीं, वो फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं है। यानी हम लोग बच्चा लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमने काम किया, हमने वर्क किया, बट क्या वो साइंटिफिकली वर्क है या नहीं है, उसको हम जानेंगे। तो चलिए जरा हम बात करते हैं कि हम इन आवर डे टू डे लाइफ वर्क मीन्स एनी काइंड ऑफ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, या फिर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं बैठे बैठे, तो हम लोग कह रहे हैं काम कर रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि भाई कहां जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हैं काम करने, और ऑफिस जाके क्या हुआ? कंप्यूटर पे बैठ गए, यानी चेयर पे बैठ गए और सामने लैपटॉप लेके, और ये 8 घंटे काम कर लिया और फिर आगे रिटर्न, ये भाई 8 घंटे आज काम किया। बट वो साइंटिफिकली आपने काम नहीं किया है, वो आपने मेंटली काम किया है, और मेंटल वर्क जो है वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट नहीं होता है, नहीं होता है। यानी इन सारे एग्जाम्पल में क्या किया जा रहा है? या तो मेंटल वर्क हो रहा है या फिर फिजिकल वर्क हो रहा है ना बच्चा? या तो मेंटल वर्क हो रहा है या फिजिकल वर्क हो रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ये जो है वर्क डन नहीं हो रहा है। इन फिजिक्स, इन
फिजिक्स, दिस इज नॉट अ वर्क डन, ये वर्क डन नहीं है। अच्छा, जब ये वर्क डन नहीं है तो फिर वर्क डन क्या होता है? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है सर जी वर्क डन? ये तो चलो मेंटल और फिजिकल 8 घंटे काम कर रहे हैं हम लोग, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, और आपने कह दिया कि वर्क डन नहीं है। देन व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? तो बच्चा लोग वर्क डन में ऐसा कहा जाता है, देखो जरा ध्यान से, फिजिक्स जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, जिसको आपको पढ़ाया जा रहा है, वो ऐसा कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने लगाया बच्चा एक फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पर हमने लगाया एक फोर्स। अब देखो आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। अब देखो चैप्टर्स क्यों ऐसे सीक्वेंस में जमाए गए हैं, क्यों कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ाया जाता है फोर्स का, फिर डिस्प्लेसमेंट का एंड फिर वर्क का? क्योंकि वो सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। पहले आपका बेस तैयार किया जाता है, फिर धीरे 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 करके आपको आगे लेके जाया जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जो कि कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहेगा, पर जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा इस ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाएगा, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में बदलाव आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ, और ये ऑब्जेक्ट अब अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर यहां पर आ गया है। इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चा, और ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डी डिस्टेंस डिस्प्लेस होकर यहां पर आ गया है पॉइंट बी पर। पहले ये पॉइंट बी पर था, अब पॉइंट बी पर आ गया है। तो देखो जरा ध्यान से क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। यहां पर बॉक्स पर फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से इस बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। बॉक्स पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो साइंटिफिकली तरीके से, फिजिक्स के रूल से, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, तभी हम कहते हैं कि वर्क डन हो रहा है। यानी कुछ नेसेसरी कंडीशन होती है वर्क डन के लिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द वर्क डन, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर वर्क टू, फॉर वर्क, ठीक है। वर्क डन होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चा। पहली क्या है? पहली कंडीशन तो देखो यहां पर क्या दिखाई दे रही है कि फोर्स लग रहा है, यानी आपका क्या होना चाहिए? फोर्स, फोर्स मस्ट अप्लाई। यानी किसी बॉडी पर पहला कंडीशन यह है कि फोर्स लगना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए अपनी पोजीशन से। ये तो बात हो गई साइंटिफिकली कि भाई वर्क डन ये होता है। दो कंडीशन नेसेसरी है। पहला कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए, जो कि यहां पर लग रहा है, हमने दिखा दिया कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। बट व्हाट इफ फोर्स लगे बट डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्योंकि जो वर्क डन का हमने कॉन्सेप्ट बनाया है वो यही कहता है, वर्क डन क्या कहता है? वर्क डन कहता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इनमें से कोई भी जीरो हो गया, या तो फोर्स जीरो या डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। एग्जांपल की बात करें अगर हम, जरा देखो ध्यान से, एग्जांपल की बात करें, मेरे पास एक एग्जांपल है और वो क्या है, देखो जरा ध्यान से बच्चा। ये रही एक वॉल, ये रही हमारे पास एक वॉल है, ये एक वॉल है, दीवार है, दीवार है, और इस दीवार पर लगाया जा रहा है फोर्स। तो क्या इस दीवार का डिस्प्लेसमेंट होगा? आपके घर में एक वॉल है, दीवार है, आप उस पर जाके धक्का लगाइए, हम उस वॉल को धक्का दे रहे हैं, पर उस वॉल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जो दीवार है वो अपनी जगह से खिसक नहीं रही है, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है, पर वर्क डन तो लग रहा है, हम उस पर काम तो कर रहे हैं। वर्क डन नहीं, फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, पर उस वॉल में, उस दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। दीवार को हम धक्का दे रहे हैं बच्चा लोग, पर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है। पर बच्चा फोर्स तो लग रहा है ना? जी सर, फोर्स तो लग रहा है।
बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। एंड इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो वर्क डन हम फाइंड करेंगे, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो आपका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। यानी ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि फोर्स भी लगे एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो। और इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई जो फिजिक्स का फंडा है उसमें ये वर्क डन कहलाता है, फोर्स लगे ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो। क्लियर होगी सारी बातें। देखो पिछले एग्जांपल में जो भी चीजें लिखी थी उसको मैंने आपको जो समझाया, अब आप कहते हैं ना कि सर आपने चीजें बोल दी पर वो हमने लिखी नहीं, तो सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे और हम कैसे एग्जाम में उसको लिख पाएंगे। तो वही चीजें जो मैंने बोली हैं उसको यहां पर लिख भी दिया है ताकि आप लोग अपने नोट्स से भी पढ़ पाएं। क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि सर हम वीडियो कितनी बार देखेंगे, हमारे पास नोट्स भी तो होना चाहिए कि हम नोट्स से पढ़ लें और सारा हमारा क्लियर हो जाए। तो जो मैंने आपको बातें बोली अब वो लिखी तो नहीं है आपने, तो इसलिए मैंने लिख के भी दे दिया ताकि आप नोट्स से भी पढ़ के पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या बात की थी कि ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, बट इन द अबव केसेस आइदर मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व, या तो आपकी मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है या फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। However, in terms of physics, there is no work done in all the above cases as there is no displacement involved. No displacement involved in each of the above activity. कौन सी? जो रीडिंग बुक था, कुकिंग फूड था, इसके अलावा क्या था, कंप्यूटर पे बैठ के वर्क डन कर रहे थे। In other word, the condition which must be satisfied for the work to be done are a force must act on the body and the body must get displaced from its initial position. ये दो कंडीशन है जो कि आपको नेसेसरी है तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गई? चलिए एग्जाम्पल आपको बता दिया है। वॉल, दीवार पर आप फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेस नहीं हो रही है, वर्क डन जीरो है। एक कार है, उसको हम 3 लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं, हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं, कार में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी हम लोग उस पर कर रहे हैं वर्क डन। तो वर्क डन की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन इफ there is a force acting on a body and the body is displaced from its initial position to a new position. Again वही वाला फंडा है बच्चा कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी पर वर्क डन किया जा रहा है, उस बॉडी पर वर्क डन किया जा रहा है। W इज इक्वल्स टू हो जाएगा F इंटू डी। ओके सर, डन है। अब वर्क डन, ये तो बात हो गई, क्लियर है। पर क्या ये जो फोर्स है आपका जो लग रहा है ये बॉडी पर, ये हमेशा ऐसे ही लगेगा? ये इंक्लाइंड भी तो हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। इंक्लाइंड का मतलब क्या है, ये फोर्स हमेशा बच्चा ऐसे तो लगेगा नहीं बिल्कुल सीधे सीधे। ऐसा भी हो सकता है कभी कि ये आपकी बॉडी रही और इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है। अब देखो ये फोर्स जिधर पर है डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में बच्चा हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पर इस केस में वो पॉसिबल नहीं है, इसको हम केस 1 बोलते हैं। तो यहां पर तो हमारे लिए क्लैरिटी मिल गई है, बट यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि यहां पर क्या होगा। तो जरा देखो ध्यान से भाई, मैं इस बॉक्स पे से रस्सी बांध के इसको खींच रहा हूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ये ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि हैवी बॉक्स है, ये कहां पर जाएगा? इधर की तरफ ही डिस्प्लेस होगा, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। और उस पर फोर्स कहां लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? इस केस में बच्चा हम क्या करते हैं, कंपोनेंट तोड़ते हैं। हम यहां पर इस फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट ब्रेक करना आपको सिखाया गया है, अगर नहीं सिखाया गया तो चलिए हम बताते हैं। यहां पर इस वाले फंडे को लेके आते हैं कि जब किसी बॉडी पर इंक्लाइंड फोर्स लगता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है।
जैसे इस बॉडी पर ये लग रहा है फोर्स, जिसकी वजह से इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां होगा बच्चा, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ हो रहा है। नाउ इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम होता है ये जो इंक्लाइंड वाला आपका फैक्टर है, अगर वो फोर्स है तो, अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसके करते हैं फैक्टर्स, हम करते हैं बच्चा उसको फैक्टर करते हैं, यानी उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक या हम करते हैं फैक्टर्स करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे तो जरा देखो ध्यान से, ये हो गया, आपको ये दे रखा है। हमको करना क्या होता है बच्चा, हमको क्या करना होता है कि ये जो आपका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। थीटा हमको मिल गया है, थीटा हमको मिल गया है। अब हमको क्या करना है कि ये जो फोर्स लग रहा है हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना कंपोनेंट लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना कंपोनेंट लग रहा है, यानी ये जो फोर्स है इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है इस बॉक्स पर, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है। क्योंकि अगर सीधे बंधा होता, अगर मैं सीधे खींचता तो बॉक्स आराम से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता, बट अभी वो इंक्लाइंड है, अभी वो इंक्लाइंड है, यानी ये बॉक्स को ऊपर भी उठाएगा और बॉक्स को आगे भी खींचेगा। ये वाला जो फोर्स है बॉक्स को ऊपर भी उठा रहा है और आगे भी खींच रहा है, यानी दोनों ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में ही इसको डिस्प्लेस कर रहा है। बट जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉक्स का वो वर्टिकल में हो रहा है, जो बॉक्स से ऊपर उठकर नहीं जा रहा है, वो ऊपर उठकर नहीं जा रहा है, डिस्प्लेस तो इधर ही हो रहा है। तो हम फोर्स का वही कंपोनेंट लेंगे जो कि आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। अरे सिंपल सी बात है, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए दिए आपको कि भाई 100 रुपए से जाओ और मेरे लिए 1 किलो आप क्या कर लाओ, चीनी खरीद लेके आओ। आप मेरे लिए 1 किलो चीनी खरीद के लेके आओ। आप गए और आप लोगों ने मेरे लिए चीनी खरीदी, 100 रुपए दिए दुकान वाले को, 60 रुपए की चीनी आई और 40 रुपए आप लोगों ने खुद ही रख लिए, आपने खुद रख लिए, 40 रुपए मुझे रिटर्न नहीं किए। अब देखो, मैंने तो दिए थे 100 रुपए, पर उस 100 रुपए से मेरे पास कितने रुपए की चीज आई, सिर्फ 60 रुपए की। तो मैं उस 60 को ही कंसीडर करूंगा ना कि मैंने 100 रुपए दिए थे और मेरे पास सिर्फ 60 रुपए का प्रोडक्ट आया है, जो 40 रुपए है वो वेस्टेज हो गया है। तो वैसे ही इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना है, F है, पर इस F का कुछ हिस्सा ही इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के लिए यूज हो रहा है, बाकी हिस्सा इसको वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, जिससे मुझे मतलब नहीं है। मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस ही नहीं करना चाहता हूं, मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहता हूं, यानी वर्टिकल में जो फोर्स लगा वो वेस्ट हो गया। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा कि हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लगा, और इसीलिए मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, इसको ब्रेक डाउन करूंगा। मेरे पास ये बच्चा थीटा है, तो देखो आपको ये चीज मैं समझा देता हूं, ये आपको बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। ये लग रहा है फोर्स और इधर की तरफ हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये है एंगल थीटा। ठीक है बच्चा, अब ये देखो, मैंने ये वाला जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, मैंने इस पॉइंट को यहां पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं जब इस इंक्लाइंड फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो देखो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा। मैंने इस फोर्स को ब्रेक डाउन कर लिया, पर क्या यहां पर भी एफ फोर्स लगेगा, यहां पर भी एफ नहीं लगेगा। हमको देखना है थीटा, हमने अब थीटा देखना है, थीटा है, थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, यानी ये देखो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ थीटा है। तो हम क्या लिख देंगे, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो हम इसको, ये जो हमारा फोर्स का कंपोनेंट आया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे हम एफ, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो इसको हम कॉस लिख देंगे। जिसके साथ थीटा होता है वहां पर कॉस थीटा लिखाता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा आएगा, अगर वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल होता तो वर्टिकल में आपका कॉस थीटा आता। अब ये कॉस थीटा हो गया तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब देखो जरा ध्यान से बच्चा लोग, अब जरा ध्यान से देखो, हम दोनों ही केस में देखते हैं, दोनों ही केस में देखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन,
इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है बच्चा वो लग रहा है एफ साइन थीटा। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉडी का, इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0। तो जो वर्क डन होगा वर्टिकल में वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास है बट जो वर्क डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो इसीलिए वर्क डन जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बट अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखो जरा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। कितना फोर्स लग रहा है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट हमने ब्रेक किया है वो cos थीटा है। क्या ध्यान रखना है बच्चा कि जिस वाली एक्सिस के साथ थीटा हो वहां पर cos होगा। अगर वो x एक्सिस के साथ थीटा है तो cos यहां पर आ जाएगा, अगर y एक्सिस के साथ थीटा होता तो cos वहां पर चला जाता। ठीक है, फोर्स कितना है? तो फोर्स है बच्चा आपका f cos थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जी हां सर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो देखो जरा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में d। तो हमारा जो वर्क डन यहां से निकल के आ गया वो हो जाएगा f इंटू डी कॉस थीटा। f इंटू डी कॉस थीटा, f इंटू डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। ठीक है बच्चा, तो देखो बच्चा लोग, ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f इंटू डी कॉस थीटा। बट व्हाट इज थीटा? यहां पर थीटा क्या है? तो थीटा देखो आपका क्या है, यहां पर जरा देखो थीटा क्या है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा फोर्स। इसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा बोल रहे हैं। इसका मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चा? ये बात समझ में आ गई कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। और फॉर्मूला हमारा हो जाता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये बात यहां से क्लियर हो गई। चलो अब हम इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला आया है वो आ गया है एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये भाई क्लैरिटी हमारे पास आ गई है, ये हमको क्लियर हो गया है, पिक्चर ये क्लियर हो गया है। चलो अब हम जरा इसके बारे में समझते हैं, कुछ केसेस देखते हैं। हमारा केस वन, ठीक है। केस 1 क्या हो सकता है? देखो ऑलरेडी मैंने बता ही रखा था, तो इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हटाते हैं और ये देखो कुछ स्पेशल केसेस मैंने नाम दे ही रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में क्या है बच्चा? फर्स्ट केस में देखो जरा ध्यान से, ये रहा हमारे पास एक बॉक्स, इस बॉक्स पर लग रहा है फोर्स, इस बॉक्स पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इस ही डायरेक्शन में। अब जरा देखो ध्यान से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो हम यहां से जब वर्क डन निकालेंगे तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो हमको ये पता है कि कॉस 0 डिग्री जो होता है वो होता है 1। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो यहां से जो वर्क डन है वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चा 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, उसके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, उस कंडीशन में वर्क डन मैक्सिमम होगा। इसका मतलब व्हेन थीटा इज 0 डिग्री तब वर्क डन इज मैक्सिमम। जब आपका ये वाला फंडा होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन में वर्क डन जो है बच्चा वो मैक्सिमम होगा। चलो ये तो आपका पहला वाला फंडा हो गया, ये पहला वाला फंडा हो गया। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, कि जब थीटा की वैल्यू 0 तो वर्क डन मैक्सिमम।
सेकंड वाला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? सेकंड वाला कॉन्सेप्ट देखो बच्चा क्या कहता है कि हमारे पास ये रहा एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो लग रहा है, फोर्स है जो वो लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? तो वो है 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। हम अगर वर्क डन निकालें तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री। एंड हमको ये बात पता है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। एंड अगर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है तो जो वर्क डन है बच्चा वो भी 0 आ जाएगा। वर्क डन जो है वो 0 आ जाएगा। यहां से क्या फंडा निकला? यहां से फंडा ये निकला कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री वर्क डन इज 0। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो जो वर्क डन होगा बच्चा वो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये केस कहां पर सर, ये वाला केस कहां पर दिखाई देता है? ये एग्जांपल के साथ समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हैं एग्जांपल के साथ। अच्छा ये बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां पर लगता है? वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अभी मेरी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, इस बॉटल पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। पर मैं इस बॉटल को लेके यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हूं। बॉटल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बॉटल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बट इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, बॉटल का डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी 90 डिग्री। यानी जब ये बॉटल इधर मूव कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन इस बॉटल पर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जब थीटा की वैल्यू 90 तो वर्क डन हो जाएगा 0। क्लियर है बच्चा? चलो थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है? तो थर्ड केस आपका ये हो सकता है कि ये हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी पर इधर की तरफ हम लगा रहे हैं फोर्स, जिसकी वजह से इस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। आपका केस 3, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। सर कहां पर होता है? तो बच्चा देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ये मेरे हाथ पर मेरा फोन है, मैं इसको क्या कर रहा हूं? इसको मूव करवा रहा हूं। ये देखो, मैं इसको पर पुश लगा रहा हूं जिसकी वजह से मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे की तरफ। इस फोन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, और इस फोन पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कहां है? पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और अगर मेरा फोन आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ये रहा। अब यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? तो थीटा है बच्चा 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो हो जाएगा F इंटू डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो जो वर्क डन है हमारा कॉस 180 की वैल्यू, 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो जो वर्क डन है वो आ जाएगा -F इंटू डी, यानी नेगेटिव वर्क डन आ गया। यहां पर नेगेटिव वर्क डन आ गया। कब? जब आपका थीटा की वैल्यू होगी, जब आपके थीटा की वैल्यू होगी बच्चा 180 डिग्री। व्हेन थीटा 180 डिग्री, जो वर्क डन है वो क्या होगा? वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन जो होगा बच्चा वो नेगेटिव होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्क डन आपका मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो 0 डिग्री तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0 होगा। और जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो जो आपका वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। ये तीन कॉन्सेप्ट, ये तीन आपको स्पेशल केसेस जो है वो याद रखना है। तीन स्पेशल केसेस याद रखना है। ये रहा डायग्राम, ये रहा। इस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन, यहां पर 0 वर्क डन, यहां पर नेगेटिव वर्क डन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, और हम बात करते हैं। यहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। If a body is moving in the horizontal direction, then work done by the force of gravity will be, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी कॉस थीटा। यहां पर
F की जगह mg डिस्प्लेसमेंट d हो रहा है और थीटा कितना है तो cos 90 डिग्री एंड वी नो दैट cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जो वर्क डन है वो हमारा 0 आ जाएगा, वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, दोनों 90 डिग्री पर हैं और cos 90 0 होता है, तो जो वर्क डन है वो भी 0 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, देन वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। अब देखो जरा ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर हमको उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो हम उस सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और वो जो टेंजेंट होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो हमको मिल जाएगा। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करता है, और वो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये रही टुवर्ड्स द सेंटर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहा उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट की डायरेक्शन में। अब आप लोगों ने मैथ्स में एक थ्योरम पढ़ी होगी जो कि ये कहती है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालें एक टेंजेंट पर, तो उस टेंजेंट और जो रेडियस होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना हो गया, वो हो गया 90 डिग्री, वो हो गया 90 डिग्री, यानी अगेन F इंटू डी cos 90 हो जाएगा, एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जो वर्क डन है 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट द्वारा सर्कुलर मोशन में किया गया वर्क डन जो है वो 0 होता है, यानी वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन इज 0, ऑलवेज 0। वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन इज 0, यहां पर वर्क डन बच्चा 0 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय एन स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन किया गया है, कितना होता है, चलो इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं अच्छे से। हमारे पास ये एक वॉल है जिसको हमने फिक्स कर रखा है, वॉल है जिसको हमने फिक्स कर रखा है बच्चा, हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है L, और ये अभी अपने नॉर्मल कंडीशन में है, स्प्रिंग जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, यानी इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसकी नॉर्मल कंडीशन ये है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, यानी इस स्प्रिंग पर मैं फोर्स लगाता हूं और इसको खींचता हूं, इसको मैं खींचता हूं बाहर की तरफ। तो मैंने भाई स्प्रिंग पर फोर्स लगाया और अब मैं इस स्प्रिंग को खींच रहा हूं, इस स्प्रिंग को खींच रहा हूं बाहर की तरफ। मैंने इस स्प्रिंग पर लगाया था एक फोर्स बाहर की तरफ, ठीक है, ये क्या है, F एक्सटर्नल फोर्स है, ये बच्चा F एक्सटर्नल बाहर की तरफ। अब हमको पता है कि जो स्प्रिंग है वो अपने अंदर आने वाले चेंजेस का रेजिस्ट करती है, यानी स्प्रिंग भी क्या करेगी, एक अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, यानी इस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, जो कि इस स्प्रिंग में होने वाले चेंज का अपोज करेगा। अच्छा, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो जो आपकी स्प्रिंग है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यहां पर था ओरिजिनल, और ये डी डिस्प्लेस हो गई, ये डी डिस्प्लेस हो गई। तो देखो इस ऑब्जेक्ट का, इस स्प्रिंग का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है बाहर की तरफ, और स्प्रिंग फोर्स कहां लगता है, अंदर की तरफ, यानी एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग को खींचना चाहता है तो एक्सटर्नल जो स्प्रिंग फोर्स है वो स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहेगा। ये देखो एक्सटर्नल फोर्स एक्सपैंड करना चाह रहा है, स्प्रिंग फोर्स कंप्रेस करना चाहेगा। तो देखो जरा ध्यान से, इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, इस केस में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा।
अब जरा देखो ध्यान से, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो F इंटू डी कॉस 180, कॉस 180, और ये हो जाएगा माइनस F इंटू डी, जो वर्क डन आएगा इस केस में बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो तो पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। ये तो हो गया जब हम स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रहे थे, जब हम स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रहे थे तब ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार हम स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर लेते हैं, एक बार हम क्या कर लेते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर लेते हैं। ये देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास बच्चा एक स्प्रिंग रही जिसकी लेंथ है L, और ये हमारी स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक बार इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं। हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, हम इस पर लगा रहे थे एक इधर से F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो भाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं, F स्प्रिंग फोर्स। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा इधर की तरफ हुआ D, डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहेगा तो स्प्रिंग फोर्स उसमें होने वाले कंप्रेशन का अपोज करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, अगेन यहां पर हम जब वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। देखो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगेन एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री है, तो जो वर्क डन है आपका वो आ जाएगा माइनस, यानी अगेन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। इस कथन का आपको यहां पर एग्जांपल समझ में आ गया कि यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया बच्चा लोग? तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग द्वारा किया गया जो वर्क डन है, स्प्रिंग फोर्स द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, जो कि कहता है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड अपवर्ड, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी। यहां से हम इस चीज को समझते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर नहीं, समझ लेंगे यार बच्चा लोग। एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये क्यों कर रहे हैं, स्प्रिंट क्यों आया है, स्प्रिंट इसलिए आया है ताकि आपकी तैयारी को बूस्ट अप किया जाए, और आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके माइंड पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सब कुछ चल रहा है कि यार इतने परसेंट लेके आना है, ये करके लेके आना है, सर ने बोला है, मम्मी ने बोला है, दोस्त ने बोला है, भैया ने बोला है, ऐसा वैसा बहुत सारा टेंशन है। और अभी आप लोग जिस फेज से गुजर रहे हैं, मैं उस फेज से गुजर चुका हूं, हम लोग ऑलरेडी उस फेज से गुजर चुके हैं। नर्वस होना, टेंशन होना, डर लगना कि यार क्या होगा एग्जाम में, ये नेचुरल है, इन चीजों से डरना नहीं है, नहीं है यार, नेचुरल है, ये तो होती है ना, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं उससे फिर हमें डर भी लगता है। हम चाहते हैं कि बढ़िया रिजल्ट आए, पर डर लगता है, अगर नहीं आया तो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, उसमें गीता सुनी होगी। प्रभु जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम सिर्फ काम करो और रिजल्ट क्या आएगा वो छोड़ दो, रिजल्ट तो जो आएगा वो आने दो, बट तुम अपना 100% दो। तो आप लोग पढ़ाई करिए, मस्ती करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है आपके पास, बिल्कुल हाँ कुछ भी नहीं है। अगर हेल्थ है तो ही आपके पास सारी चीजें हैं, तो अपने शरीर का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, फोन से ज्यादा देर ना चिपके रहिए, फोन से दूर रहिए, हेल्दी खाना कीजिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, और ठंडी से बचाव करना है। बस इतना सा बोलना था कि आप लोग हेल्दी रहेंगे तभी सब कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहां पर देखो बच्चा लोग, एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, जो कि कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, हमको पता है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, मुझे इस बॉक्स को डिस्प्लेस करके एच डायरेक्शन में ऊपर लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर अब यहां पर पहुंच गई। पहले ये पॉइंट ए पर था, अब ये पॉइंट बी पर पहुंच गया और ए और बी के बीच की जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है, h मीटर है। अब हमसे पूछा है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी। देखो बच्चा लोग, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। चलो हम यहां पर वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू डी कॉस थीटा। F इंटू डी कॉस थीटा, F कितना है तो F कितना लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h एंड कॉस थीटा की जगह हम रखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब cos 180 होता है -1, तो यहां से जो वर्क डन आएगा बच्चा, जो यहां से हमारा वर्क डन आएगा वो हो जाएगा -mgh। cos 180 की वैल्यू -1, यहां पर फोर्स कितना लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h, यहां पर हो जाएगा -mgh। अब ये वाला फॉर्मूला कहीं तो आप लोगों ने देखा होगा, चलिए सब लोग फटाफट कमेंट करके बताइए ये वाला फॉर्मूला कहां पर देखा है, ये वाला फॉर्मूला कहां पर देखा है, ये वाला -mgh। आगे मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कहां देखा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, आपको करना है, जस्ट अभी करना है। सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। कह रहा है कि फोर्स है 7 न्यूटन का, जिसकी वजह से इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, फटाफट जल्दी से फटाफट बताओ क्या होगा बच्चा लोग, क्या होगा, जल्दी फटाफट। अरे बताओ यार, बताओ, टेंशन नहीं लेंगे, बताओ क्या होगा आंसर। बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल है। देखो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा F इंटू डी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा फोर्स कितना है 7 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 8 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो जो वर्क डन है वो हो जाएगा 7 8 56 जूल। 56 जूल जो वर्क डन की यूनिट है वो होती है जूल। अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बट हम वो डिस्कस कर लेंगे। यूनिट ऑफ वर्क डन, तो देखिए वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो जो वर्क डन की यूनिट है वो आ जाएगी न्यूटन मीटर। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन की एसआई यूनिट जो होती है बच्चा, उसको हम कहते हैं जूल, JOULE, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं J से। यहां से देखो, यहां से 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। यानी हम 1 जूल को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करने में अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हम कहेंगे कि हम उस ऑब्जेक्ट पर 1 जूल वर्क कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करने में अगर 1 न्यूटन फोर्स लगता है तो हम कहेंगे कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर 1 जूल का वर्क डन किया है, 1 जूल का वर्क डन किया है। एक इसकी दूसरी यूनिट भी होती है, CGS यूनिट। तो देखो वर्क डन की क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, डायन और सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो वर्क डन की CGS यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं अर्ग। वर्क डन की CGS यूनिट को बोला जाता है बच्चा अर्ग। तो यहां से एक और रिलेशन मिल गया, 1 अर्ग हो जाएगा 1 डायन सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डायन सेंटीमीटर। आपके पास 2 यूनिट्स आ गई हैं, एक CGS यूनिट आ गई है और एक आ गई है SI यूनिट। आप अगर कमेंट बॉक्स में किसी को पता हो कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं तो फटाफट सभी लोग बता दीजिए। 1 जूल बराबर हाउ मेनी अर्ग, 1 जूल बराबर हाउ मेनी अर्ग। फटाफट सभी लोग बता दो 1 जूल बराबर हाउ मेनी अर्ग, कितने अर्ग होते हैं बता दो। चलो, एक बात पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन।
अब 1 मीटर बराबर हाउ मेनी सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है, क्लियर हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 7 आंसर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने नहीं बताया एनर्जी क्या होती है। वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब आ गए हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पर, जो कि है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? अगर मुझे काम करना है, मुझे इस बॉटल को ऊपर फेंकना है, उठाना है, काम करना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कोई मेंटल एक्टिविटी करनी है, तो मुझे चाहिए होती है एनर्जी। और आपने देखा होगा कि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं, जब हम कोई सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो हम थक जाते हैं, हम टायर्ड महसूस करने लगते हैं, और इसलिए हमको खाना खाने की जरूरत पड़ती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और फिर से हम वो काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। इसीलिए हमको दिन में 3 बार खाना खाना पड़ता है, क्या? ताकि हम अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। यानी बच्चा लोग, अगर कोई भी काम करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको एनर्जी कहा जाता है। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही ज्यादा वर्क डन करेगा। यानी अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके पास एनर्जी है, तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं एक ऐसे इंसान से जिसके पास कम एनर्जी है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है ना काम करने की। और कैपेसिटी कहां से आती है? एनर्जी से आती है। तो when a man does some work, he gets tired and feel like he has lost his energy and his capacity to do work has reduced, and this capacity of man to do work is defined as his energy. यानी energy is the capacity, energy is the capacity of doing work, वर्क डन करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको ही एनर्जी कहा जाता है। अब बच्चा, जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है हमारे पास। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस आपको याद रखना है कि वर्क इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब जो आपका वर्क और एनर्जी है, दे आर इंटररिलेटेड, दे आर इंटररिलेटेड। जो वर्क है एंड जो एनर्जी है वो रिलेटेड है, क्योंकि अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी, अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी तभी वो बॉडी वर्क डन कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। इट मींस दे आर रिलेटेड, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ईच अदर। अगर बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो बॉडी वर्क डन करेगी, अगर एनर्जी नहीं है तो वो वर्क डन नहीं करेगी। अब कोई बॉडी को वर्क डन करना है, अब कितना वर्क डन करना है ये डिपेंड करेगा कि बॉडी के पास कितनी एनर्जी है। जितना मुझे वर्क डन करना है, बॉडी के पास उतनी एनर्जी है, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दे आर रिलेटेड टर्म, एनर्जी एंड वर्क। अब एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, इन फॉर्म्स को एक बार हम जस्ट फटाफट पढ़ लेते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जो कि हमको पढ़ना है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी। सारा आपको नोट्स मिल जाएगा, कहां पर? पीडब्ल्यू ऐप पर नोट्स जाके ले लेना, वहां से पढ़ लेना, जितना यूज होगा उसका यूज करना। When we burn coal, wood or gas, heat energy is released. The steam process heat energy and the heat energy of the steam is used to get the work done. Sun also radiate heat energy. Heat energy से बहुत सारे काम होते हैं। हमको खाना बनाना है, ठंडी में आग ही सेकना है, यानी अपनी बॉडी को गर्म करना है, गर्माहट महसूस करवानी है, तो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। खाना पकाने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोल बर्न होता है, पानी को वो गर्म करता है, यानी हीट एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी डेली लाइफ में। फिर आता है बच्चा लाइट एनर्जी। अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो लाइट एनर्जी की वजह से, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ विजन। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो एमिट लाइट एनर्जी। टॉर्च हो गया, आपका फोन हो गया, उन सबसे लाइट एनर्जी एमिट होती है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। फिर आपका एक साउंड एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द साउंड वेव इज नोन एज साउंड एनर्जी, जैसे कि विसल, फ्लूट, सितार ऑल एमिट साउंड एनर्जी, जैसे कि फिलहाल अभी मैं कर रहा हूं। फिर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक एनर्जी होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। द एनर्जी possessed by a magnet because of its magnetic field is known as magnetic energy. When a current is passed through a coil, magnetic energy is stored in the coil, यानी जब किसी कॉइल से करंट पास होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसमें एनर्जी आ जाती है।
तो ये हो गया बच्चा मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है, इलेक्ट्रिकल सेल स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट पोजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर सोलर एनर्जी होता है, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। जियोथर्मल एनर्जी हो गया आपका, गैस वाला हो गया, गोबर गैस में है उसमें भी एनर्जी है। यानी आपका एनर्जी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है और इन सब में एक रिलेशन होता है कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक न्यूक्लियर एनर्जी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में दो घटनाएं होती हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिले और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लिया, तो यहां पर साथ में क्या निकलती है, एनर्जी, साथ में एनर्जी निकलती है। एक ये रिएक्शन होती है और एक रिएक्शन ये होती है कि एक बड़ा न्यूक्लियस है वो दो छोटे छोटे में टूट गया, दो छोटे छोटे में टूट गया और साथ में क्या निकाला उसने, साथ में निकाला एनर्जी। तो जो ये न्यूक्लियर दो घटनाएं होती हैं, जब ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियर आपस में जुड़ के बड़ा बनते हैं तो भी एनर्जी निकलती है, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे में टूटता है तो भी एनर्जी निकलती है। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोई भी बता सकता है, कोई भी जल्दी से बताओ फटाफट, इसको क्या कहा जाता है। तो देखो बच्चा, यहां पर दो छोटे छोटे यूनाइट हो रहे हैं, यूनाइट मिलकर एक बड़ा बना रहे हैं, यू आ रहा है, यू आ रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे फ्यूजन, FUSION। यहां पर यूनाइट हो रहे हैं, यूनाइट मतलब यू, तो फ्यूजन, यहां पर ये ब्रेक हो रहे हैं। अब अगर एक फ्यूजन है तो दूसरा फ्यूजन हो जाएगा, FISSION। बस आपको याद रखना है, अगर दो छोटे जुड़ रहे हैं मतलब यूनाइट हो रहे हैं, और यूनाइट मतलब यू वाला जो आएगा वो उठा के आप यहां पर रख दो, वो यहां पर रख दो। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। तो देखो, when a heavy nuclei breaks into two or more lighter nuclei, a huge amount of energy released in the process and this process is nuclear fission, ये वाला। वहीं पर अगर हम बात करें कि when two lighter nuclei combine to form a heavy nuclei, the process is known as nuclear fusion, है ना। इसमें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी के कुछ फॉर्म है जो कि आपको पता है। अब हम यहां पर आते हैं, हमारे जो पढ़ना है मेनली वो दो एनर्जी के फॉर्म में, एक होता है काइनेटिक एंड एक होता है आपका पोटेंशियल। ये मेरे पास एक बॉटल है, अब मैं अगर इस बॉटल को आपको फेंक के दूं, आप इसको कैच करेंगे तो क्या आपके हाथ में चोट लगेगी? अरे ये बॉटल है, मैं इसको फेंक के मार रहा हूं, आपने इसको कैच किया, जैसे ये बॉटल मेरी तरफ आ रही है और मैंने इसको कैच किया, तो क्या मेरे हाथ में चोट लगेगी? क्या मुझे कोई इफेक्ट महसूस होगा? ये बॉटल बहुत तेजी से आ रही है, मैंने इसको कैच किया, बहुत तेजी से आ रही है, मैंने कैच किया, तो क्या मेरे हाथ में कुछ महसूस होगा? हाँ, मुझे महसूस होगा। एक मेरे पास बॉल है और बॉल से मैंने लिया और ये फेंक के दिया आपको बॉल आपने कैच नहीं कर पाया और आपके वो लग गई पेट पे, आपके पेट पर लग गई, आपकी पीठ पर लग गई, यानी आपकी बॉडी पर अगर वो बॉल लग गई तो क्या आपको दर्द होगा? हाँ या ना? अगर नहीं होगा तो फिर दूसरी बॉल मारूंगा बहुत तेज, जल्दी बताओ, दर्द होगा? अरे बच्चा, एक बॉल है, उसको मार रहा हूं मैं बहुत तेज, वो बॉल आपकी बॉडी पर जाके कहीं भी लग गई, आपको दर्द होगा? हाँ सर, बहुत तेज। सर देखो, पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है, बॉल मॉल फेंकना वेंकना मत करो, वरना हमको भी आता है फेंकना, ऐसी गुंडई नहीं करना है बच्चा, ठीक है? जस्ट एग्जांपल है। ओके, क्लियर है सर? दर्द होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो बॉल मूव करते हुए जा रही है, ये बॉटल मूव करते हुए जा रही है। अच्छा, एक ट्रक है, खड़ा ट्रक है, और उस ट्रक के बाजू में आपकी साइकिल रखी हुई है। ट्रक खड़ा हुआ है, आपकी साइकिल रखी हुई है, तो क्या उस ट्रक के खड़े रहने से आपकी साइकिल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चलता हुआ ट्रक आ रहा है और आप रास्ते में आपकी साइकिल आ गई, एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है और बीच में मैंने आपकी साइकिल उठा के पटक दी, तो क्या होगा? अगर ट्रक उस साइकिल से टकराएगा तो आपकी साइकिल को कुछ होगा? सर जी पैसे ले लेंगे 6,000 आपसे। अरे दे दूंगा यार, दे दूंगा, टेंशन ना लो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ट्रक खड़ा है, साइकिल रखी हुई है, देखो जरा ध्यान से, ये ट्रक रेस्ट पर है, ट्रक रेस्ट पर है और इसके बाजू में हमारी साइकिल रखी हुई है। तो भाई ये देखो, ट्रक के खड़े रहने से साइकिल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि सर ये जो ट्रक है ये मूव करता हुआ आ रहा है, ट्रक क्या है? मूविंग है, ट्रक मूविंग है और हम इसके रास्ते में हमारी साइकिल आ गई है। सर साइकिल आ गई है तो ये ट्रक क्या करेगा? इस साइकिल को दुचल देगा, यानी इस साइकिल को तोड़ देगा।
साइकिल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, साइकिल ब्रेक हो जाएगी। यहां पर साइकिल पर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्यों नहीं हो रहा है बच्चा? क्योंकि ये खड़ा है, इससे आकर टकराएगा नहीं, और ये खड़ा है तो ये इसके अंदर एक एनर्जी तो है, पर ये अपने आप मूव नहीं कर सकता है। ये मूव नहीं कर रहा है और जाके इससे टकरा नहीं रहा है, और टकरा नहीं रहा है तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। यहां पर ये जब मूव कर रहा है तो ये अपने साथ एनर्जी भी लेके जा रहा है। ये मूवमेंट के कारण, इसके मोशन के कारण इस ट्रक में ढेर सारी एनर्जी है। ट्रक जब मोशन कर रहा है तो इसके पास ढेर सारी एनर्जी है, और जब ये ट्रक मूव करते हुए जाकर टकराता है इस साइकिल से तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। यहां पर ये मूव ही नहीं कर रहा है, यानी इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होगा तो ये ट्रक अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। पर यहां पर जब ट्रक मूव कर रहा है तो ढेर सारी एनर्जी इसके पास, ये जाकर साइकिल से टकराएगा और टकराने की वजह से ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो साइकिल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसका मतलब बच्चा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, तो उस मोशन के कारण उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होती है, जैसे बॉल के अंदर थी जो कि मैंने आपकी तरफ फेंकी थी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by a body due to its motion, energy possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy of the body। और किसी भी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी पे। जैसे ये एक बॉडी है m मास की जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक बॉडी है m मास की जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस बॉडी के अंदर एनर्जी होगी, इस बॉडी के अंदर एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उस बॉडी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कि उस बॉडी में उसके मोशन के कारण होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। 1/2 mv²। कोई बॉडी जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स मोशन, और वो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं 1/2 mv² से। यहां पर m है उस बॉडी का मास एंड v है उस बॉडी की वेलोसिटी। यहां पर m क्या है, मास ऑफ बॉडी, mass of object, mass of object, and v is velocity of object, mass of object and v is velocity of object। ठीक है बच्चा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो जो यूनिट होगी वो सेम होगी, वो क्या हो जाएगी, जूल। एनर्जी ऑफ यूनिट इज जूल। क्लियर है। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से। यहां पर एक यहां पर बच्चा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जो कि इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया, हमने इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया, हमने इस ऑब्जेक्ट पर W वर्क डन किया, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट, मास तो सेम ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट अब पहुंच गया है पॉइंट B पर, जहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई है v। देखो जरा ध्यान से, क्या फंडा था, ये एक ऑब्जेक्ट था जो कि पॉइंट A पर रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट A पर रखा हुआ है, जिसका मास m है, जो कि इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने इस पर वर्क डन किया W, जिसके वजह से ये अब पॉइंट B पर पहुंच गया है, और पॉइंट B पर इसकी वेलोसिटी हो गई है v। मास इसका सेम है, ठीक है। वर्क डन करने से ये बदलाव आया है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। यहां पर अगर हम पॉइंट A पर बात करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट A ये है 1/2 mv²। यहां पर पॉइंट B पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B ये है 1/2 mv²। 1/2 ma², 1/2 mv²। यहां पर काइनेटिक एनर्जी अलग थी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी अलग है। काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ गया है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो क्यों आया है, क्योंकि हमने इस बॉडी पर किया है वर्क डन। अब आपने क्या देखा था, एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये दोनों रिलेटेड होते हैं। हम अगर किसी बॉडी पर वर्क डन करना चाहते हैं तो हमारे पास होनी चाहिए एनर्जी। तो क्या उल्टा भी होता है, अगर हम किसी बॉडी पर वर्क डन कर रहे हैं तो उस बॉडी की एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाए या उस बॉडी की एनर्जी में डिक्रीमेंट हो जाए?
क्योंकि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी हम इस बॉडी पर वर्क डन कर रहे हैं तो हम कोई एनर्जी लगा रहे हैं। और एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी वर्क डन करने के लिए हमने एनर्जी लगाया और जो हमने एनर्जी लगाई है वही एनर्जी से इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है बच्चा कि किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उस बॉडी में होने वाले एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। और अगर किसी बॉडी पर हम वर्क डन कर रहे हैं वो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट एनी वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर होता है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां से देखो क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा W इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m u स्क्वायर। यहां से 1/2 m कॉमन आ गया, ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा बच्चा वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये हमारा W के बराबर होगा। यानी इस बॉडी पर जो हमने वर्क डन किया है उसी वर्क डन की वजह से इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इससे ये हो गई, जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उस बॉडी के अंदर होने वाले काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यहां पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू है और चेंज कितना हुआ है, तो ये हुआ है चेंज, इतना चेंज हुआ है। और ये चेंज क्यों हुआ रहा है, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन की वजह से ये चेंज हुआ है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। चलिए यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, यहां से 1/2 m की वैल्यू कितनी है 15 है, v की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8, 15 इंटू 8 होता है 120, 15 इंटू 8 120 जूल, क्योंकि हम यहां पर निकाल रहे हैं एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 120 जूल। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h टू 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा सेम ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1500 kg है। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, इस पर वर्क डन किया गया जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट बी पर चला गया है, पॉइंट बी पर चला गया है, वर्क डन किया है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 km/h, 30 km/h और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई है बच्चा, वो हो गई है 60 km/h। तो हमको क्या करना है कि कितना वर्क डन किया गया है वो निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा बच्चा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर वेलोसिटी km/h में दी है, आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड आपको एक चीज पता है 1 km/h बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकालो और जो डिफरेंस होगा वही किए गए वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ये आपको करना है। अब हम आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किसी बॉडी में उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण, किसी बॉडी में उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चा,
ये बॉटल है, यहां पर नीचे एक कांच का टुकड़ा है, मतलब एक कांच है जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं, वो ग्लास है। अब देखो नीचे एक ग्लास है, ये रख दिया है मैंने, आईना, आईना, ग्लास, कांच का टुकड़ा, मिरर यहां पर बना देता हूं। ये क्या है? एक मिरर है। अब ये बताओ कि मिरर पर मैं अगर एक पानी की बोतल रखूंगा, मिरर पर मैं एक बोतल रखूंगा, तो क्या वो मिरर टूट जाएगा? मिरर पर अगर मैं ऐसे पानी की बोतल रख दूंगा तो क्या मिरर टूट जाएगा? बताना जरा जल्दी से। मेरे पास एक मिरर है, मिरर पर मैंने एक पानी की बोतल रख दी, तो क्या वो मिरर टूट जाएगा? यस और नो? फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी फटाफट। एक मिरर पर मैंने पानी की बोतल ऐसे लेके रख दी तो क्या वो टूट जाएगा? हाँ किनारे बोलो जल्दी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। सर नहीं टूटेगी। अच्छा नहीं टूटेगी, चलो ठीक है। अच्छा तब ये बताओ कि मेरे पास एक फिर से दूसरी पानी की बोतल है, मैं उसको यहां पर ले गया, थोड़ी हाइट पर, इस मिरर से h हाइट ऊपर ले गया, इस मिरर से h हाइट ऊपर ले गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस बॉटल को ड्रॉप कर रहा हूं, मैं इस बॉटल को ड्रॉप कर रहा हूं। अब ये बॉटल सेम मिरर पर जाएगी तो क्या मिरर ब्रेक होगा? फर्स्ट केस में हमने मिरर के ऊपर सीधे पानी की बोतल रख दी थी, मिरर टूटा? नहीं टूटा। अब हमने क्या किया? इस बॉटल को थोड़ा ऊंचा ले गए, थोड़ा ऊपर ले गए, थोड़ा ऊपर ले गए और फिर ड्रॉप किया, थोड़ा ऊपर ले गए और फिर ड्रॉप किया, तो क्या अब मिरर टूट जाएगा? क्या अब मिरर टूट जाएगा? तो यस, फर्स्ट केस में जो मिरर है बच्चा, फर्स्ट केस में जो मिरर है वो ब्रेक नहीं होगा, मिरर विल नॉट ब्रेक, बिल्कुल नहीं टूटेगा। हाँ बहुत सिंपल है। बट जब कुछ ऊंचाई से हम इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिरर विल ब्रेक, मिरर जो है वो टूट जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? सेम बॉटल है भाई, सेम बॉटल है ये, और ये दोनों जो हैं क्या हैं? ये दोनों सेम बॉटल हैं, बस डायग्राम थोड़ा आपको अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने बनाया है। सेम बॉटल है, यहां पर जब बॉटल है तो मिरर को नहीं तोड़ रही है, जब ऊंचाई पर गई वहां से ड्रॉप किया तो मिरर को तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा हमको इस बॉटल को यहां से इतनी ऊंचाई पर लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, हमको इस बॉटल को इस मिरर से h हाइट तक ऊपर ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा कितना वर्क डन करेंगे? तो देखो उस मिरर से हम इस बॉटल को h हाइट पर लेके जा रहे हैं, इस बॉटल का मास है m, तो जो हमारी अर्थ है इस पर क्या करेगी? नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी mg, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी mg अर्थ। तो हमने क्या किया? इस बॉटल पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये बॉटल में डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इस बॉटल पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है, इस बॉटल पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और इस बॉटल में कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया है हमने? h। तो ये हो गया बॉटल पर लगने वाला फोर्स, ये हो गया बॉटल में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है कितना? एंगल है कितना? 180 डिग्री। चलो वो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन। बट यहां पर हम इस बॉटल को एक्चुअली ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना हो जाएगा? तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस बॉटल को यहां तक ले जाने में किया गया वर्क डन कितना है? mgh। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है बच्चा? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है आपका कि किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उस बॉडी की एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर हो जाता है। किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उस बॉडी की एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर हो जाता है। तो इस पर हमने वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया? mgh। तो ये जो mgh है यही जो आपका वर्क डन है ये इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन किया है हमने mgh, यही mgh वर्क डन यहां पर इस बॉटल में स्टोर हो जाएगा, इस बॉटल में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इस बॉडी के पास एनर्जी है mgh। अब जैसे हम इस बॉटल को ड्रॉप करेंगे ये एनर्जी से आएगी और आके इस
कांच से, इस मिरर से टकरा जाएगी और इस वजह से जो मिरर है वो टूट जाएगा। पर जब मिरर डायरेक्टली कांच के ऊपर रखा था तो उस मिरर के पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, उस मिरर पर रखे बॉटल के पास कोई एनर्जी नहीं थी। जब हमने बॉटल को मिरर पर डायरेक्ट रखा तो इस बॉटल के पास कोई एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है और मिरर टूट नहीं रहा है। पर जब हम इसको कुछ हाइट पर ले गए तो हमने वर्क डन किया, और वर्क डन करने के बाद जब हमने इसको रिलीज किया तो उस एनर्जी के कारण ये आके मिरर से टकराया और इसने एनर्जी ट्रांसफर की मिरर को, जिसकी वजह से वो टूट गया। तो किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी possessed by a body by the virtue of its position, shape और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन किया है। चलो अब हम जरा बात करते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी किस बॉडी में कहां पर स्टोर होती है। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे वाटर स्टोर इन अ डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। और जब डैम के गेट खोले जाते हैं तो आपने देखा होगा कितनी तेजी से जो पानी है वो बाहर आता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो डैम्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। हाइड्रो पावर प्लांट ऊंचाई पर डैम है, वहां पर पानी स्टोर है, उसमें एनर्जी है। जैसे ही डैम के गेट खोलेंगे वो पानी बहुत तेजी से नीचे आता है, टरबाइन को रोटेट करता है, वहां पर एनर्जी जनरेशन होता है। तो हाइट के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, हाइट के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। इसके बाद A stone lying on the top of a hill has potential energy due to its position, यानी पहाड़ पर एक पत्थर रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है, पहाड़ पर एक पत्थर रखा हुआ है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। और जब हम उस पत्थर को गिराते हैं तो वो पहाड़ से ढरकता हुआ बहुत तेजी से आएगा और आकर अगर किसी घर से टकराएगा तो उस घर को वो डैमेज कर देगा, उस घर को वो तोड़ देगा। क्लियर है? A stretch or a compressed spring has potential energy due to its shape. When a spring is stretched or compressed, work is done on it, and this work done on the spring is stored in the potential energy of the spring. आपको क्या करना है, आपके पेन में जो स्प्रिंग होती है, पेन में, वो ऐसे दबाने वाले पेन में स्प्रिंग होती है, आप उसको दबाइए, आप उसको कंप्रेस करिए। आप उसको जब कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करके छोड़ेंगे, वो जो स्प्रिंग है वापस से अपने शेप में आ जाएगी, यानी वापस से अपना शेप जो है वो रिगेन कर लेंगे। ये स्प्रिंग है, मैंने इसको दबाया और जैसे ही मैं छोड़ूंगा स्प्रिंग वापस से अपने शेप में आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी। आपने देखा होगा तीर धनुष जब चलाते हैं तो क्या करते हैं, आर्चर क्या करता है, अपनी बॉडी से मस्कुलर फोर्स लगा के उस धनुष से जो तीर लगा होता है उसको क्या करता है, उस एरो को स्ट्रेच करता है, उस एरो को पकड़ के, और ये रबड़ को स्ट्रेच कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। जो यहां पर रबर लगी होती है, उस रबर के कॉन्फ़िगरेशन में हम चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस रबर में अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं। और जैसे हम उसको रिलीज करेंगे, क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हुई है वो एनर्जी मिल जाती है एरो को, और एरो अब मूव करने लगता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मिल गई एरो को और एरो में आ गई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो अब मूव करने लगेगा, ठीक है, ओके। देखा कि भाई a stretched bow and a arrow has a potential energy due to its shape। मैंने क्या किया, उसको खींचा, मस्कुलर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन अब उसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है। और जैसे ही मैं रिलीज करूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी एरो के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एनर्जी का सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है मेरी बॉडी से उस स्ट्रेच्ड बो एंड एरो में, एंड देन उससे उस एरो में। तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चा, देखते हैं। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 मीटर above the ground। यानी ग्राउंड से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, जिसका मास है 10 kg। तो हमको बताना है कि इस मास में कितनी एनर्जी होगी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चा mgh। ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, हमको g दे रखा है 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितनी हाइट पर है, 6 मीटर की हाइट पर है। तो ये हो जाएगा 98 इंटू 6, 98 इंटू 6, ये हो जाएगा 6 8 जा 48, ये हो गया कैरी 4, 6 9 जा 54 एंड 4 58, 54 एंड 4 588 जूल, यानी
कोई बॉडी जिसका मास 10 किलोग्राम है वो ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 588 जूल। 588 जूल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object is respected to the ground. यानी हमको बोल रखा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, कुछ हाइट पर है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? तो ऑब्जेक्ट का मास है 12 kg, 12 kg। और यहां पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है h हाइट पर, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है बच्चा? वो है 480 जूल। तो हमको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। बहुत सिंपल है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है वो हम निकाल सकते हैं, mgh। यहां पर हमको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है 480 जूल, मास कितना है? 12 है, और यहां पर g की वैल्यू हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको h निकालना है, तो देखो हम फाइंड कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 चौको 48, तो यहां से h जो आ गया वो आ गया 4 मीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, 4 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, और उस पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल, जो कि 480 जूल के बराबर होगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बच्चा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखिए कंजर्वेशन का मतलब है जो चीज कंजर्व हो रही है, कंजर्व का मतलब वो खत्म नहीं हो रही है, वो आपका फिक्स्ड है, कहीं पर जमा है। जो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो एनर्जी होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा फिक्स होती है, बस वो एनर्जी जो है वो फॉर्म्स चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, बट वो कभी भी डिस्ट्रॉय या वो क्रिएट नहीं हो रही है। According to this law, for an isolated system, the total energy of the system remains constant at all the time. This means energy can neither be created nor be destroyed. Energy can only be changed from one form to another. Change from one form to another. जरा देखना ध्यान से, जब हम स्ट्रेच बो एंड एरो वाला एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं बो एंड एरो, बो एंड एरो वाला एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, मैंने उसको पकड़ा तीर धनुष को और अपनी बॉडी से एनर्जी लगाई, और अपनी बॉडी से मैंने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी मैंने वर्क डन किया, और वर्क डन करने के लिए मुझे क्या चाहिए था? एनर्जी, यानी मेरी बॉडी से एनर्जी आई। फिर से जरा ध्यान से देखो, बो एंड एरो वाला एग्जांपल लेते हैं, तीर धनुष वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, धनुष में तीर लगाया और उसको मैं क्या कर रहा हूं, मस्कुलर फोर्स लगा के खींच रहा हूं। पहले मैंने फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो रबर में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोले तो वर्क डन। मैंने उस पर वर्क डन किया, और वर्क डन कब करते हैं? जब हमारे अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी मेरे अंदर कुछ एनर्जी थी, मैंने खाना खाया था, तो मेरी एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी जो थी, उसकी वजह से मैंने उसको खींचा, और जब मैंने खींचा तो जो आपका ये एरो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, यानी जो ह्यूमन एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया, वो एरो बहुत तेजी से गया, यानी अब एरो मोशन में आ गया, और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो भाई देखो क्या हो गया, ह्यूमन एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल काइनेटिक में हुई, और जब वो तीर जाके कहीं पर धसेगा, कहीं पर जाकर धसेगा, तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगा, वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, यानी अगेन क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी भी साउंड में कन्वर्ट हो गई, फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गई। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी आपके फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रहा है उसमें कन्वर्ट हो गई, फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रहा है उसमें कन्वर्ट हो गई। तो क्या हो रहा है, जो आपकी एनर्जी है बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ना ही वो क्रिएट हो रही है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब हम यहां पर देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का एक फंडा समझते हैं बच्चा, एक फंडा समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड, ग्राउंड पर रखा हुआ है एक बॉक्स, ग्राउंड पर ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है।
हमने क्या किया, इस बॉक्स को डिस्प्लेस करके हम इस बॉक्स को कुछ हाइट पर लेके गए यहां पर ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किया, इस बॉक्स को हम डिस्प्लेस करके h हाइट पर ले गए, ये अभी पॉइंट ए पर है और ये अब चला गया है पॉइंट बी पर। पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, अब जरा देखो ध्यान से, जब ये पॉइंट ए पर है तो ये ग्राउंड पर है, इसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, इस ऑब्जेक्ट की हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड क्या है, 0 है, क्योंकि ये ग्राउंड पर ही रखा है। और इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो कितनी है, वो है h। अब देखो जरा ध्यान से बच्चा, जरा ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले करना पड़ेगा वर्क डन। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा वर्क फर्स्ट। वर्क हमने क्या, कितना वर्क किया, तो भाई इसका मास कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इस पर लग रहा था नीचे की तरफ mg फोर्स, यानी इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा था mg। हमने क्या किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक f फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमने कितना फोर्स लगाया, f, यानी उसके मास के, उसके वेट के बराबर। हमने उसके वेट के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया mg, जिसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हमने करवाया कितना, h। यानी हमने इस ऑब्जेक्ट को, जिसका मास m था, इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन किया कितना, mgh। ये हमने वर्क डन किया और यही जो वर्क डन है, यही जो वर्क डन है, ये अब स्टोर हो गया। वर्क डन जो है ये स्टोर हो गया, स्टोर इन द बॉडी, इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन हमने इसको यहां से यहां तक ले जाने में किया, ये इसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जब स्टोर हो गया बच्चा, तो ऑब्जेक्ट जब हमारा पॉइंट बी पर पहुंचा, तो देखो जरा ध्यान से, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी की अगर हम बात करें, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी mgh। पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, mgh। एंड पॉइंट बी पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और यहां पर भी ऑब्जेक्ट जो था इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, यहां पर वो रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चा वो क्या है, 0 है। पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां पर लेके गए हम ऊपर, अब हम इस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं ड्रॉप, इस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं ड्रॉप, और वो अब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। वो जब नीचे आ रहा है तो जो हाइट है वो कम होती जा रही है, और अगर हाइट कम हो रही है बच्चा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो भी कम होती जा रही है। पर वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है, जो हाइट है, जो ग्राउंड से उसकी हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो ग्राउंड से उसकी हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, बट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है बच्चा। तो देखो जरा ध्यान से, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एंड हाइट डिक्रीज हो रही है। हाइट डिक्रीज हो रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और जब ये गिरते 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 पॉइंट ए पर आ जाएगा, पॉइंट ए पर आ जाएगा, तो एट पॉइंट ए पर क्या हो गया है बच्चा, तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अब वो ग्राउंड पर आ गया है। पर पॉइंट ए पर जस्ट टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 mv²। पर ड्यूरिंग द मोशन हम देखें हम, तो पॉइंट बी पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, P प्लस के, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो होती है Pe पोटेंशियल एनर्जी प्लस Ke काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, Pe
प्लस के ई के बराबर होगी, पीई प्लस के ई के बराबर होगी। यानी पॉइंट ए पर जो इसकी टोटल एनर्जी होगी मैकेनिकल, वो पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यहां पर आप देख लो, पॉइंट बी पर ये रहा, पॉइंट ए पर ये रहा, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से हमको ये मिल जाएगा कि एम जी एच बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। यानी पॉइंट बी पर इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी अब कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी पर, जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर पहुंचा है। यानी पॉइंट बी पर इसको ले जाने के लिए हमने वर्क डन किया, जो भी वर्क डन हमने किया वो सारा वर्क डन इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये ऑब्जेक्ट वापस से ड्रॉप हो रहा है तो जस्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है v, और उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। यानी इस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी अब कन्वर्ट होके किस में चली गई है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जो सम होता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, या हम कहें मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर हो जाता है क्लियर। इसके अलावा कुछ अदर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम में बच्चा हम क्या कर रहे हैं, इस पेंडुलम को ग्राउंड से, इस पेंडुलम को यहां से, इस सतह से यहां तक h हाइट तक ऊपर लेके जा रहे हैं। अब h हाइट तक ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर है तो इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जब ये पॉइंट पर जाएगा तो एक मोमेंट के लिए ये रेस्ट पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अब पोटेंशियल एनर्जी के कारण मोशन में आ जाएगा और धीरे धीरे इसकी हाइट घटेगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब ये पॉइंट ए पर आएगा तो यहां पर हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई है, और हाइट जीरो हो गई तो बच्चा ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, और उस वक्त इस पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये अगेन अब ऊपर की तरफ चढ़ेगा, अगेन ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा और h हाइट अटेंड करके फिर से ये यहां पर पहुंच जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट अगेन रेस्ट में आ जाएगा कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो अगेन इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यानी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, और इस तरीके से जो एनर्जी है वो कन्वर्जन चल रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब आता है एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं पावर। पावर क्या होता है, तो पावर का मतलब है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क तो हो गया एनर्जी, पर कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो वो किस रेट से कर रहे हैं। एक बच्चा है जो कि 10 ईंट को 3 मंजिल छत तक चढ़ा दे रहा है 5 मिनट में, और एक बच्चा है जो कि वही 10 ईंट को 3 मंजिल छत तक चढ़ाने में समय ले रहा है 10 मिनट। काम दोनों इक्वल कर रहे हैं, 10 ईंट चढ़ा रहे हैं 3 मंजिल ऊंचाई तक, 10 ईंट चढ़ा रहे हैं 3 मंजिल ऊंचाई तक, मतलब ये रहा आपका ग्राउंड, ये रहा आपका ग्राउंड। ग्राउंड से 3 मंजिल हाइट यानी h डिस्टेंस पर, h हाइट पर ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहां से ये बॉक्स है, इस बॉक्स को यहां पर लेके जा रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट, सेम मास, सेम डिस्प्लेसमेंट, यानी जो वर्क डन है वो तो इक्वल है, जो वर्क डन है वो इक्वल है, पर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कम टाइम में कर रहा है उसी वर्क को, और एक ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम में कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम के बेसिस पर हम ये डिफरेंशिएट कर देंगे कि किसकी पावर ज्यादा है और किसकी पावर कम है। तो जो पावर होता है वो होता है रेट ऑफ, हम कहेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हम कहेंगे एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर या कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसको ही हम कहेंगे वर्क डन अपॉन टाइम, और उसको ही हम कहेंगे पावर। क्योंकि भाई किसी बॉडी द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, जितना उस बॉडी को एनर्जी दिया जाएगा, जितना उस बॉडी द्वारा एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा उतना ही वो वर्क डन करेगी। तो ये दोनों तो बराबर हो गए।
टाइम से अगर उसको डिवाइड कर देंगे, हम उसका रेट निकालेंगे, कितनी फास्ट कोई बॉडी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, कंज्यूम कर रही है, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ पर्सन और मशीन इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ दैट मैन। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, किस रेट से हम काम कर रहे हैं, कितना तेज या कितना स्लो काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा पावर। अब जरा यहां पर हम पावर की यूनिट निकालें तो वर्क की यूनिट होती है जूल, सेम एनर्जी की यूनिट भी होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड। वैसे पावर की जो एसआई यूनिट होती है बच्चा, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट, WATT। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। और यहां से हमको एक और रिलेशन मिल जाता है, यहां से हमको एक रिलेशन मिल जाता है कि 1 वॉट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। यानी अगर हम वॉट को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क डन किया जा रहा है, मतलब उसका जो पावर है वो है 1 वॉट। किसी बॉडी द्वारा 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क डन किया जा रहा है, या किसी बॉडी द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, तो उसका पावर कितना है, 1 वॉट है। इस पावर की कुछ डिफरेंट यूनिट्स भी होती हैं, जैसे 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर बराबर 76 वॉट होता है। ये हॉर्स पावर क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। जो आपने देखा होगा आपके घर में जो पानी वाली मोटर लगी होगी, उसकी पावर इसी तरीके से मेजर की जाती है, कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी है। इसके अलावा एक और होता है बेटा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो वो होता है 1 किलो वॉट आर, वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कमर्शियल कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलो वॉट आर, और 1 किलो वॉट आर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपका पावर क्या होता है, तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। किस रेट से किसी काम को किया जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सेम काम कम समय में कर रहा है तो हम कहेंगे वो ज्यादा पावरफुल है, कोई ऑब्जेक्ट सेम काम ज्यादा समय में कर रहा है तो हम कहेंगे वो लेस पावरफुल है, वो लेस पावरफुल है। ठीक है बच्चा, चलिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। We name one of girl A and other B. Girl A takes 20 seconds while girl B take 50 seconds and accomplish this task. What is the power expended by the each girl? देखो बहुत सिंपल है भाई, दो लड़कियां हैं, वेट कितना है, वेट है 400 न्यूटन, वेट है 400 न्यूटन, और ये क्या कर रही है, एक रस्सी से ऊपर चढ़ रही है 8 मीटर की ऊंचाई तक, एक रस्सी से ऊपर चढ़ रही है 8 मीटर की ऊंचाई तक। ये है आपकी गर्ल ए, और ये कितना समय ले रही है, ये ले रही है 20 सेकेंड। गर्ल ए जिसका वेट 400 न्यूटन है, जो कि एक रस्सी से 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, वो समय लेती है 20 सेकेंड। वहीं पर एक दूसरी गर्ल है बच्चा, जिसका वेट भी सेम है 400 न्यूटन है, और वो 8 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ने में जो गर्ल बी है वो कितना टाइम ले रही है, ये ले रही है आपका 50 सेकेंड। 50 सेकेंड। तो हम बताएंगे कि किसकी पावर ज्यादा है और किसकी पावर कम है, यानी कौन ज्यादा पावरफुल है। अब देखो पावर निकालना है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां से पावर हमारा निकल जाएगा। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है mg इंटू डी अपॉन टी। तो देखो पावर mg कितना है, mg मतलब आपका 400 न्यूटन दे रखा है, फोर्स 400 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर। टाइम कितना ले रहा है बच्चा, तो टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 8 160, यानी यहां पर जो पावर आ गया वो आ गया 160 वॉट। पावर आ गया 160 वॉट, किसका, गर्ल ए का। अब हम क्या करते हैं, गर्ल बी का पावर निकाल लेते हैं, गर्ल बी का पावर निकाल लेते हैं। बच्चा क्या हो जाएगा, mg d डिवाइडेड बाई टी। कहां से फॉर्मूला आया, ये रहा। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, और फोर्स का मतलब है mg इंटू डी अपॉन टी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया मैंने, पावर ऑफ गर्ल बी कितना हो जाएगा, mg कितना है, यानी 400 न्यूटन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8 मीटर, और कितने टाइम ले रही है गर्ल बी, तो 50 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये हो जाएगा 8,
और पावर ऑफ गर्ल बी कितना आ गया, 8 8 जा 64 वॉट। तो पावर ऑफ गर्ल बी आया 64 वॉट एंड पावर ऑफ गर्ल आया 160 वॉट। पता कैसे चला? देखो दोनों सेम काम कर रही हैं, दोनों का वेट सेम है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं और वो सेम हाइट पर जा रही हैं, पर अलग अलग टाइम ले रही हैं। जो गर्ल ए है वो सिर्फ 20 सेकंड लग रही है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। गर्ल बी जो 50 सेकंड ले रही है वो कम पावरफुल है। आपको दिख गया यहां पर ये 160 वॉट है और इसका पावर 64 वॉट आ गया। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, ये देख के कि वो किस रेट से काम कर रहे हैं, कितने तेजी से, कितने स्लो काम कर रहे हैं। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये होता है एंड। यहां पर हमने वर्क डिस्कस किया, वर्क के लिए डिफरेंट कंडीशंस डिस्कस की, हमने एनर्जी डिस्कस की, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हमने एंड में पावर और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब इसके साथ ही आपको मिल जाएगी एक प्रैक्टिस शीट, जो कि मिलेगी आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर। वहां पर जाना है, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना है, उसको वहां पर आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो पहले खुद सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है इसको हमने कर लिया एंड। अब हमारा एक और चैप्टर बचता है जिसका नाम है साउंड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट में जाते जाते जरूर बता देना कि हाँ समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज में कोई डाउट है, दिक्कत है, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। और अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में साउंड के साथ। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय 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 बाय।